महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष या बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत विषय है अधिगम के लिए आकलन, मतलब सीखने के लिए आकलन विषय के अंतर्गत इकाई 1 आकलन एवं मूल्यांकन की समीक्षा। हम बच्चों का जो आकलन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं उसकी समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले आइए इकाई 1 के अंतर्गत पहला जो रूपरेखा तैयार किया गया है, ये रूपरेखा तो इस प्रकार की रूपरेखाएं हैं आकलन के संदर्भ में। तो सबसे पहले जानेंगे प्रस्तावना, फिर जानेंगे आकलन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, है ना, कि आकलन वास्तविक में है क्या, फिर परिभाषित करेंगे कि आकलन क्या है, कैसा होता है, फिर इनके उद्देश्य, हम क्यों बच्चों का आकलन कर रहे हैं, उद्देश्य, फिर आकलन की भूमिका एवं महत्व, इनके बारे में भी जानेंगे। आकलन की भूमिका, महत्व, विशेषता के बारे में जानेंगे। फिर तत्पश्चात सीखने के आकलन एवं सीखने के लिए आकलन में अंतर, है ना, लग तो रहा एक ही है लेकिन वास्तविक में दोनों अलग है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के आकलन और सीखने के लिए आकलन में अंतर, दोनों में अंतर होती है। नेक्स्ट है आकलन के प्रकार, है ना, आकलन के कितने प्रकार है उनके बारे में भी जानेंगे। तत्पश्चात आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर, है ना, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ आकलन के लाभ व सीमाएं, हमें बच्चों का जब आकलन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या सीमाएं हैं, किस दायरे में रहकर हमें बच्चों का मूल्यांकन या आकलन करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो ये इस प्रकार की रूपरेखा है अधिगम एवं मूल्यांकन की समीक्षा की। तो आइए चलते हैं प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना में देखा जाए कि आकलन क्या है, सीखने में बच्चों की मदद करता है कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं और उसमें क्या क्या मतलब कमियां हैं, है ना। तो प्राप्त स्रोत से, अर्थात एक कक्षा से जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उनसे डाटा एकत्रित किया जाता है, सूचना एकत्रित किया जाता है। फिर उन सूचनाओं को पढ़ाने के दौरान बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों की जो समस्याएं हैं, बच्चों की जो कमियां हैं उनको दूर किया जाता है वही कक्षा में। इस प्रकार से उनका उपचार किया जाता है, उनका निदान किया जाता है। तो इस प्रकार प्रस्तावना में ऐसा क्या बोलते हैं होता है। साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार बच्चे सीखते हैं, क्या क्या कमियां हैं, उनको सीखने में होने वाली कठिनाइयां हैं, फिर उन कठिनाइयों को दूर करके एक शिक्षक क्या करता है, उनके लिए और अधिगम संसाधन एकत्र करके उनको वैसे टीच करने का प्रयास करता है, अर्थात पढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये होगी आपकी प्रस्तावना। फिर जानते हैं आकलन का अर्थ। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी बालक के कितना सीखा, क्या सीखा के बारे में संसाधन एकत्र करके उनको बेहतर सीखने के लिए अधिगम संसाधनों एकत्र किया जाता है। साथ ही साथ उन्हें सीखने के लिए भरपूर प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कक्षा है, कक्षा में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं या उस ज्ञान को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में शिक्षक क्या करता है, उस छात्र को देखकर उनके अंदर जो कमियां हैं उनको पहचान करके वैसे उनको पढ़ाने का प्रयास करता है जिससे वह उस ज्ञान को, उस तथ्य के बारे में वह जान सके। इस प्रकार आकलन का अर्थ है आंकना, है। इसके पहले थोड़ा सा और जानते हैं कि आकलन क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के बारे में आंकते हैं कि वह वास्तविक में कितना जानता है, कितना नहीं जानता, कितने पानी में है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया आकलन में। लेकिन मूल्यांकन में देखते हैं, मूल्यांकन में क्या होता है, किसी छात्र के पढ़ाने के बाद उनसे प्रश्न किया जाता है या उनको मौखिक प्रश्न पूछा जाता है, पूछने से यह पता चलता है कि वह कितना जानता है, अर्थात हम उसकी
का अंकन करते हैं, उसको एक मूल्य निर्धारित करते हैं, है ना। इस प्रकार से हम जैसे त्रैमासिक मूल्यांकन होता है, वार्षिक मूल्यांकन होता है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है। उस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र के मूल्यों के बारे में पता चलता है कि वास्तविक में छात्र ने उस ज्ञान को कितना समझा, कितना जाना है। उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको नंबर प्रदान करते हैं। तो ये हो गया मूल्यांकन। अब थोड़ा सा जानते हैं मापन के बारे में। तो मापन क्या है? मापन से क्या होता है, किसी वस्तु स्थिति की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का मापन करते हैं, है ना। और यह एक वर्णनात्मक होता है, ठीक है, मतलब कहा जाए यह संख्यात्मक होता है। मान लीजिए किसी बालक की ऊंचाई कितना है ना, किसी बालक की ऊंचाई कितना है, हम किसी इंच या टेप के माध्यम से उस बालक की वास्तविक ऊंचाई का पता लगाएंगे, और पता लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक ऊंचाई 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है। इस प्रकार से मापन में क्या होता है, एक निश्चित परिणाम आता है ना। ठीक उसी प्रकार मापन के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों का मापन करते हैं, जैसे कि गेहूं का, चावल का, आटा का 1 किलो 2 किलो है, इस प्रकार से क्या करते हैं, उनका मापन करते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं कि मूल्यांकन और मापन से आकलन बहुत ही अलग है। आकलन में मैंने बताया कि बच्चों के वस्तु स्थिति को समझ करके वैसे उन्हें उसी प्रकार टीच करने का प्रयास किया जाता है, और जो अधिगम उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए उस स्थिति तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार हो गया आकलन का अर्थ। आइए आकलन की परिभाषा की ओर चलते हैं। आकलन की परिभाषा के अंतर्गत रोहित धनखड़ जी ने कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि एक बच्चे का आकलन मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि बेहतर सीखने में उसकी मदद कर सकूं। उन्होंने कहा है कि मैं बच्चे का आकलन इसलिए करना चाहता हूं ताकि बेहतर सीखने में उसकी मदद कर सकूं। कहने का तात्पर्य है कि मैं बच्चों का आकलन, उनकी देख कि उसमें के अंदर क्या कमी है, क्या मतलब कर रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसका आकलन मैं क्या करूं, सीखने के लिए कर सकूं, ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर सीख सके। इसलिए उन्होंने ऐसा कोटेशन दिया है। फिर चलते हैं निशी के अनुसार। निशी ने कहा है कि बच्चों का समय समय पर आकलन करना, जिससे वह अपनी जो कमियां हैं उसमें सुधार कर सके। कहने का तात्पर्य है कि पहले हम बच्चों का आकलन करें, फिर जो कमी है उनसे हम डाटा एकत्रित करें। डाटा एकत्रित करने के बाद हम उसको क्या करें, उसको वैसे सीखने के लिए अधिगम संसाधन उपलब्ध करा करके उनको उस दिशा में सीखने के बेहतर प्रयास कराया जा सकता है। तो इस प्रकार निशी महोदय ने कहा है। आप भी अपनी कोटेशन बना सकते हैं, है ना, कि आकलन क्या है। आकलन वास्तव में किसी बालक की कमी, रुचि इत्यादि को जान करके उनके लिए बेहतर सीखने के संसाधन उपलब्ध कराना वास्तविक में आकलन यही है, ताकि उनके अंदर जो कमी है वह दूर हो जाए और अन्य बच्चों की भांति वह भी कुछ अच्छे से सीख सके। इसलिए हमें बच्चों का आकलन करना चाहिए। आइए चलते हैं आकलन के उद्देश्य। प्रत्येक कार्य करने के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार आकलन के भी कुछ उद्देश्य हैं। तो आइए पता चलते हैं रचनात्मक चिंतन का विकास। आकलन ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्रों की रचनात्मक चिंतन का विकास हो सके। कहने का तात्पर्य है कि छात्र को चिंतन मनन करते हुए अपने अंदर कुछ रचना कर सके, निर्माण कर सके, ऐसे चिंतनों का विकास होना चाहिए। यह है आकलन के पहला उद्देश्य। आगे का दूसरा उद्देश्य परीक्षा के भय को दूर करना। आज की जो परीक्षा प्रणाली है, अंकों के आधार पर उनकी मूल्यांकन की जाती है। आज की जो परीक्षा प्रणाली है, अंकों के आधार पर उनकी मूल्यांकन की जाती है, जिससे क्या होता है, बच्चों को भय बना रहता है। बहुत सारे बच्चे परीक्षा परिणाम आने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं, है। उन्हीं भय को दूर करने के लिए, उन्हीं भय और डर को दूर करने के लिए, है ना, आकलन एक ऐसी मतलब परिप्रेक्ष्य में किया जाए जिससे भय का वातावरण ना हो। कहने का तात्पर्य है कि समय समय पर जब बच्चों का आकलन करते रहेंगे तो उस ज्ञान से बच्चे क्या हो जाएंगे, जान जाएंगे, और उस क्षमता को ग्रहण करके जब जैसे ही परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो भय के वातावरण है उनको
दूर किया जाना चाहिए। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में सुधार। आप सभी जानते हैं, एक शिक्षक के रूप में जरा सोचिए, बालक को सीखने के लिए नए नए उपागमों, नए नए माध्यमों से होकर गुजरना होता है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि समय समय पर उनके सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना चाहिए, आवश्यक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, है ना। पढ़ाते वक्त ही हमें पता चल जाता है कि बालक सही ढंग से पढ़ नहीं रहा है, तो उनके लिए ऐसे संसाधन इकट्ठा किए जाए और उन संसाधनों के माध्यम से जब उन्हें पढ़ाया जाए तो वह ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखेगा और उस ज्ञान है वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सुधार, ये आकलन के तीसरा उद्देश्य है। अब चौथा उद्देश्य है ये CCE का प्रयोग। CCE का तात्पर्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आकलन के अंतर्गत सतत और व्यापक, व्यापक का अर्थ होता है सर्वांगीण। कहने का तात्पर्य है कि बालक के किसी एक पक्ष का मूल्यांकन न करके उनके सभी पक्षों का मूल्यांकन या आकलन किया जाए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो और उनका विशेष स्थान हो। अब कहा गया है गुणात्मक अभिव्यक्ति का विकास। अधिकतर करके बालक के अंदर कुछ एक दो अभिव्यक्ति होती है, जैसे कि अच्छे नंबरों से पास होना, कुछ अच्छे कार्य करना, लेकिन उनके एक पक्ष का आकलन न करके उनके गुणों के अन्य पक्षों का भी आकलन करना चाहिए। उनके गुणों का एक पक्षों का भी आकलन होना चाहिए, यह एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है शैक्षिक संवाद की स्थापना। ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए आकलन के माध्यम से, ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे बालक शैक्षिक स्तर पर कक्षा में अपने मित्रों से संवाद कर सके, शिक्षक के साथ संवाद कर सके, अर्थात बातचीत कर सके, वार्तालाप कर सके, अपने परिवार के लोगों से मतलब बातचीत कर सके। इस प्रकार के वातावरण आकलन के माध्यम से तैयार करना चाहिए जिससे वह शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट आएंगे स्थापना, बालक के सभी पक्षों का आकलन। इसके पहले हमने पढ़े हैं कि बालक के सभी पक्षों का आकलन होना चाहिए, न कि एक पक्षों का आकलन हो। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि आकलन के अंतर्गत बालक के केवल एक पक्षों को आकलन न करके उनके सभी पक्षों का आकलन किया जाए, जैसे खेल में क्या रुचि है ना, खेल में क्या रुचि है, दूसरे और गेम में क्या उनकी रुचि है, कक्षा में कैसे उनका व्यवहार है ना, क्लास के अन्य लोगों से कैसा व्यवहार है, शिक्षकों के साथ कैसा उनका बर्ताव है। इन प्रकार केवल एक पक्षों को आकलन न करके उनके सभी पक्षों का आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना। आकलन का नेक्स्ट उद्देश्य है कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा वातावरण प्रदान करें, है ना, कि कक्षा शिक्षण प्रभावी हो सके, भय रहित वातावरण बन सके। हम दबाव से बच्चों का आकलन करते हैं, डर दिखा करके आकलन करते हैं, तो वह आकलन प्रभावी नहीं होगा। इसलिए हमें ऐसा माहौल प्रदान करना, ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे सीखने में बच्चों को अधिक प्रभावी और सरल हो सके। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था की जांच करना। आकलन का एक और उद्देश्य है कि शिक्षा व्यवस्था की जांच करना। आकलन से हमें यह पता चलता है कि वह शिक्षा कैसी हो। उसी शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तब पता चलता है आकलन के माध्यम से पता चलता है कि आकलन जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वास्तविक में बच्चों के स्तर के अनुकूल है या नहीं, है ना। इसलिए बच्चों का आकलन करना चाहिए। इससे साबित होता है कि शिक्षा व्यवस्था की जांच करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आकलन के माध्यम से हम बच्चों की जांच करते हैं, जिससे पाठ्यक्रम के बारे में पता चलता है कि पाठ्यक्रम बच्चों के स्तर के अनुकूल है या नहीं, है ना। तो इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था की भी जांच होती है। अब थोड़ा सा उदाहरण के रूप में लेते हैं। अगर 6वीं 7वीं बच्चे के स्तर की पाठ्यचर्या को पहली कक्षा के पाठ्यचर्या पर पढ़ाया जाए, तो क्या पहली कक्षा के बच्चे 6वीं स्तर के
पाठ्यक्रम को पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, साधारण सी बात है। तो इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था की जांच करना। 10वां है समझ का विकास करना। आकलन ऐसी हो जिससे समझ का विकास हो, है ना। हमें आकलन इस प्रकार से करना चाहिए जिससे समझ का विकास हो। हम बच्चों को देख रहे हैं पढ़ाने के दौरान और उसमें कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ जान नहीं पा रहे हैं, शायद जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम शिक्षण के दौरान ही उनको आंकते हैं कि उस विद्यार्थी ने कितना समझा, उनका ध्यान क्या कक्षा में है या नहीं है ना। तो ऐसे आकलन वहाँ पर, निदानात्मक आकलन वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं जिससे जो बच्चों की अरुचि है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनका क्या होता है, निदान होता है और उनके अंदर समझ का विकास होता है। तो इस प्रकार आकलन ये 10वां उद्देश्य है। नेक्स्ट आइए शिक्षक या विद्यार्थी को सक्रिय करना। आकलन का मेन उद्देश्य है शिक्षक और विद्यार्थी को सक्रिय करना। अगर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय नहीं रहेंगे तो जो तथ्य पढ़ाया जा रहा है, ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उस ज्ञान को वो सही ढंग से कैसे ग्रहण कर पाएगा, है ना। इसलिए शिक्षक और छात्र दोनों को सक्रिय होना चाहिए। छात्र सकारात्मक रूप से जब बच्चों को पढ़ाएगा तो उस ज्ञान को वो सही ढंग से ग्रहण कर पाएगा। इसलिए दोनों को सक्रिय रहने की बात यहाँ पर कही गई है। आइए नेक्स्ट, मनोरंजन वातावरण निर्माण। अब आकलन का एक और उद्देश्य है, अगर हम भय से, डर से हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं, तुम गधे हो, तुम ये हो, फलाना हो, ढकाना हो, जब ये बोल रहे हैं तो बच्चों के अंदर डर का वातावरण तैयार होगा। तो हमें ऐसा आकलन करना चाहिए जो मनोरंजक हो, बच्चों के हित में हो, बच्चे उनको सही ढंग से ग्रहण कर सके, ऐसा माहौल वहाँ पर प्रदान करना चाहिए। तो ये हो गया 12वां मनोरंजक वातावरण का निर्माण। तो इस प्रकार से आकलन के ये 12 उद्देश्य हैं, है ना, और भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आइए नेक्स्ट, आइए चलते हैं सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन में अंतर, अर्थात दोनों में क्या अंतर है, इनके बारे में जानेंगे। इनको जानने से पहले सीखने का आकलन को थोड़ा जान लेते हैं। सीखने के आकलन में छात्र ने कितना सीखा, सीखने के बाद अंतिम में जब उसकी जांच की जाती है तो उसे कहते हैं सीखने का आकलन। सीखने के बाद, ध्यान है, सीखने के बाद अंत में जब उसकी जांच की जाती है, परीक्षा ली जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे कहते हैं सीखने का आकलन। और सीखने के लिए आकलन का तात्पर्य है कि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों का जो आकलन करते हैं कि छात्र कैसे सीखे, कैसे और अधिक इस तथ्य को समझे, और उस प्रकार से वह क्या करता है, नए नए शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है सीखने के लिए। तो इस प्रकार इसको कहते हैं सीखने के लिए आकलन, ताकि वह अधिक से अधिक सीख सके। और प्रत्येक एक शिक्षक को सीखने के लिए आकलन करना चाहिए कि छात्र कैसे सीखते हैं, है ना, न कि सीखने का आकलन। सीखने का आकलन केवल छात्र पर ज्यादा केंद्रित रहता है, जबकि सीखने के लिए आकलन छात्र और शिक्षक पर ज्यादा केंद्रित होता है। तो आइए हम इसके अंतर को और विस्तार से समझते हैं। पहला है सीखने का आकलन के अंतर्गत, सीखने का आकलन परीक्षा पर आधारित होता है। मतलब जैसे हम पढ़ा लें तो उसके बाद त्रैमासिक परीक्षा होता है, वार्षिक परीक्षा होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, उसके बाद हम जो आकलन करते हैं, यहाँ पर कहा है ना परीक्षा पर आधारित होता है, ठीक है। तो वह होता है सीखने का आकलन कि छात्र ने कितना सीखा, ठीक है, छात्र ने कितना सीखा। लेकिन सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत छात्र सीखने के लिए क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, मतलब कक्षा शिक्षण के दौरान ही सीखते हैं, ये परीक्षा पर आधारित नहीं होता। नेक्स्ट आइए, सीखने का आकलन भय एवं तनाव से भरा होता है ना। जो सीखने का आकलन होता है वो भय और तनाव से भरा होता है। इसलिए भरा होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अंक लाना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है ना। अगर नहीं होंगे, ज्यादा नंबर नहीं लाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, कम नंबर आएगा। इस प्रकार से भय और तनाव से भरा होता है। लेकिन जो सीखने के लिए आकलन होता है वो मनोरंजन पर आधारित होता है ना। एक शिक्षक क्या करता है, मनोरंजन ढंग
क्या करता है, आंकता है और उसके पश्चात वैसे ही मतलब शिक्षा उपलब्ध कराता है या शिक्षण संसाधन के माध्यम से उन्हें उस ज्ञान को अवगत कराता है। आइए तीसरा, सीखने का आकलन पाठ्य वस्तु की समाप्ति पर होती है ना। यह आकलन जब पाठ खत्म हो जाए या पूरा पुस्तक खत्म हो जाए तो पश्चात जब वार्षिक परीक्षा होती है तब उनका क्या होता है, आकलन होता है ना। जैसे आप लोगों का अभी हो रहा है, एक साल पढ़ने के पश्चात लास्ट में आपका पेपर हो रहा है, ठीक उसी प्रकार सीखने का आकलन में भी ऐसा होता है। लेकिन सीखने के लिए आकलन शिक्षण के दौरान होता है, अर्थात पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का आकलन हो जाता है। नेक्स्ट आइए, इसमें शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। जो सीखने की जो आकलन है उसमें शिक्षक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनकी जो कॉपी है उनको चेक करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन सीखने के लिए आकलन में छात्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि छात्र उसमें ज्यादा भागीदार होते हैं और छात्र के अधिगम स्तर को ऊंचा किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इसलिए उसमें छात्र ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवा, सूचनाओं एवं तथ्यों को रखने पर बल दिया जाता है ना। सीखने का आकलन में सूचनाओं एवं तथ्यों को रखने पर बल दिया जाता है, जबकि सीखने के लिए आकलन में ज्ञान और समझ पर बल दिया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा, कितना जाना, कितना ग्रहण किया, उस पर बल दिया जाता है। इसमें आई सीखने का आकलन के अंतर्गत इसमें छात्र कितना जाना, कितना समझा, ये आश्वस्त नहीं है ना। लेकिन इसमें सीखने के लिए आकलन में छात्र आश्वस्त होता है। छात्र हो या शिक्षक हो, क्या कहते हैं, दावा कर सकता है कि हाँ छात्र ने इतना सीखा, इतना समझा, आश्वस्त रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे, सीखने का आकलन के अंतर्गत छात्र पास फेल की श्रेणी में बांटा जाता है। छात्र को पास फेल की श्रेणी में बांटा जाता है। लेकिन सीखने के लिए आकलन में सीखने में मदद की जाती है कि छात्र कितना सीखे, कैसे मतलब टीचिंग एड उपलब्ध कराया जाए जिससे छात्र अधिक से अधिक सीखे, इस बात पर ज्यादा बल दिया जाता है। आइए नेक्स्ट, सीखने का आकलन के अंतर्गत इसमें प्रतिस्पर्धा मतलब आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। लेकिन सीखने के लिए आकलन में सहयोग की भावना होती है। एक दूसरों को सहयोग की दृष्टि से देखा जाता है और एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, चाहे वो शिक्षक द्वारा हो या छात्र एक दूसरे का सहयोग करें। सीखने का आकलन के अंतर्गत इसमें मात्रात्मक, छात्र ने कितना सीखा उसकी मात्रात्मक जांच होती है। कहने का प्रयास है कि जैसे ही त्रैमासिक परीक्षा हुआ, होने के बाद छात्र ने कितना प्राप्त किया, उदाहरण के लिए 100 में 50 प्राप्त किया, है ना। इस प्रकार से उनकी मात्रात्मक जांच की जाती है और सीखने के लिए आकलन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जांच की जाती है। उनके अन्य पक्षों की भी जांच की जाती है कि छात्र के अंदर और कितना व्यवहार उन्होंने सीखा और कितने अन्य मतलब खेलों में या अन्य मतलब और कुछ हो रहा है, पाठ्यक्रम क्रिया में उसमें भाग लिया, उन सब पर क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। नेक्स्ट आइए, सीखने का आकलन एक पक्षी होता है। सीखने का आकलन एक पक्षी होता है। एक पक्षी तत्पर यहाँ पर परीक्षा के दौरान ही क्या होता है, यह होता है, ठीक है। लेकिन सीखने के लिए आकलन बहुपक्षीय होता है। आज पढ़ाए आज आकलन किए, कल पढ़ाए कल आकलन किए। इस एक बच्चे का आकलन न करके सारे बच्चों का आकलन होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सीखने के लिए आकलन है वह बहुपक्षीय आकलन है। एक और है, हो गया। तो इस प्रकार यह है सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन में अंतर। अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन दोनों अलग अलग है और एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को सीखने के लिए आकलन कराना चाहिए, न कि सीखने का आकलन, ठीक है। सीखने के लिए आकलन छात्रों के लिए ज्यादा मददगार है, यह उनके भावी जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। कल से दूसरे वीडियो में आएंगे। तो
हम अधिगम के आकलन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो आपके स्टार्टिंग में रूपरेखा तैयार की गई थी उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस पाठ से संबंधित या आज जो पढ़ा है उनसे संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके अपना कमेंट डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इस ज्ञान को ग्रहण कर सके और अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा सके और उनको सीखने के लिए आकलन में छात्रों को भी मदद करें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।